नमस्कार। आज का टॉपिक है बेलनाकार प्रक्षेप। वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की यह बुक है, उससे नोट्स लिए गए हैं। बाकी दो वीडियो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। एक तो नोट्स से रिकॉर्ड किया गया है, एक है कि टेलीग्राम पर जो वीसी चलती है टॉपिक वाइज, उससे नोट्स हैं, उसकी वीसी है वो रिकॉर्ड की गई है। तो संक्षिप्त रूप से किसी नोट्स को आधार मानकर हम यह वीसी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप, यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप और गोल्स प्रक्षेप। इसमें दो है विशेषताओं के आधार पर। जैसे समक्षेत्र है वो क्षेत्रफल समान दिखाता है, और समदूरस्थ है उसमें दूरियां हैं वो अक्षांश और देशांतर की वो दूरियां समान दिखाता है। तो ये लगभग 5 प्रकार है, जिसमें मर्केटर प्रक्षेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉनिकल प्रोजेक्शन में थे वो बोन प्रक्षेप था, रिगोबर्ट बोन का, वो महत्वपूर्ण था। कॉनिकल प्रोजेक्शन में जो अक्षांशों की शुद्धता रहती है वो रहती है कि शीतोष्णकटिबंधीय भाग की, और जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है उसमें जो शुद्धता रहेगी वह रहेगी उष्णकटिबंधीय भागों की। उद्देश्य क्या है इसका? इस इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि बेलनाकार प्रक्षेप के क्या लक्षण हैं, बेलनाकार प्रक्षेप को विभिन्न प्रकार एवं उनकी रचना विधि उपयोगिता, और मर्केटर तथा गोल्स प्रक्षेप की रचना विधि की उपयोगिता, और विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपकों के अभ्यास प्रश्नों की जो बातें हैं वो की गई है इसमें। नंबर 1 है इसमें प्रस्तावना। यह एक प्रकार का मानचित्र प्रक्षेप जिसकी रचना के लिए बेलनाकार विस्तारशील तल डेवलपमेंट सरफेस, जैसे किसी बेलनाकार को, ये पृथ्वी है, जब इसके ऊपर हम बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं तब यहाँ से बीच में से काट कर इसको फैला देते हैं चारों तरफ, तो इसका विस्तार हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि यह है एक प्रकार का मानचित्र प्रक्षेप है जिसकी रचना के लिए बेलनाकार विस्तारशील तल डेवलपमेंट सरफेस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य दशा में इसके लिए कागज के खोखले बेलन को ग्लोब के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि बेलन भूमध्य रेखा को स्पर्श करेगा। बेलन है वो भूमध्य रेखा को स्पर्श करेगा, तो बेलन है वो हमेशा ही भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है यहाँ पर, तो भूमध्य रेखा को स्पर्श करेगा। तो जितने भी भूमध्य रेखा, बेलनाकार में भूमध्य रेखा कैसी होगी? सरल रेखा के रूप में। और कोनिकल प्रोजेक्शन में कैसी थी? कोनिकल प्रोजेक्शन में एक चाप के रूप में थी। ध्रुव भी दो, एक मानक और दो मानक में चाप के रूप में थे। खोखले बेलन के ऊपर ग्लोब को रखा जाता है कि बेलन भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है। कागज को सपाट फैलाने में कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश और देशांतर का रेखा का जाल जो बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। परंतु अनुप्रस्थ दशा ट्रांसवर्स पोजीशन में बेलन दो देशांतर रेखाओं में निर्मित किसी भी वृत्त ग्रेट सर्किल को स्पर्श करता है। ग्रेट सर्किल को स्पर्श करता है। वृत्त को कैसे स्पर्श करता है हम देखते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पर है बेलन का निर्माण किया गया, तो ये वृत्त है, इसको स्पर्श करता है। प्रत्येक लाइन है वो महत्वपूर्ण है इसमें। बेलन है वो दो देशांतर रेखाओं से निर्मित किसी एक वृत्त ग्रेट सर्किल को स्पर्श करता है। प्राय इस शंकु के विषुवतीय असंदर्श प्रक्षेप पर्सपेक्टिव मैप ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि शंकुआकार के विषुवतीय असंदर्श प्रक्षेप पर्सपेक्टिव मैप ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि संदर्श प्रक्षेप पर्सपेक्टिव यानी ऊपर वाला था नॉन पर्सपेक्टिव, यह है पर्सपेक्टिव की दिशा में विषुवत रेखा से दूर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की मापकीय विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ध्रुव अनंत दूरी तक प्रक्षेपित हो जाते हैं, अतः इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। सामान्यतः दशा में बेलनाकार प्रक्षेपों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है सारी की सारी। सभी अक्षांश वृत्त समान लंबाई के होते हैं। ये है सभी बेलनाकार प्रक्षेपों का सामान्य परिचय है ये 4 लाइनें। और ये नहीं 4 लाइनों में से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सभी अक्षांश वृत्त समान लंबाई के एवं एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है। भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी होती है, वो अशुद्ध होती है। कैसे? जब यहाँ पर बेलनाकार प्रक्षेप बनेगा तो यहाँ की मापनी होगी वो शुद्ध होगी, ये ज्यादा शुद्ध भूमध्य रेखा की होगी। परंतु इसे दूर जाएंगे तो मापनी क्या होती जाएगी? अशुद्ध होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कागज है वो सटा हुआ नहीं है। तो इस कारण से ये जो शीतोष्ण कटिबंध के नीचे दोनों तरफ ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, इनके बीच का जो हिस्सा है उष्ण कटिबंधीय भाग, वहां की जो मापनी होती है वो शुद्ध होती है, बाकी अशुद्ध होती है। शुद्ध और अशुद्ध जैसे शब्दों को मुख्यतः आप ध्यान से रखेंगे। नंबर 2, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की सरल व समांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी भी समान होती है। ये इस प्रोजेक्ट की यूनिवर्सल लाइन है। और दूसरी यूनिवर्सल है कि सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार हो जाती है। ये इसकी यूनिवर्सल लाइन है। एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में आप देखते रहना कि जिस प्रकार से कि सभी में आएगी ये मुख्यतः इस प्रकार से बनता है बेलनाकार प्रक्षेप का। जो इसमें ये भूमध्य रेखा है, बाकी सारे अक्षांश ऐसे बनेंगे, भूमध्य रेखा। अब इसमें ध्रुव है वो भी एक सरल रेखा के रूप में, और उतनी ही लंबाई है जितनी की भूमध्य रेखा की है। बाकी सारे के सारे देशांतर क्या है? एक जितनी दूरी के हैं, एक जितनी लंबाई के और एक जितने ही है। रियल में ऐसा ही होता है कि सारे देशांतर होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, एक जितनी लंबाई के होते हैं, परंतु अक्षांश नहीं होते, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल बनाती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उससे ऊपर बनाती है छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ऐसे करते करते जो होता है ना, ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। परंतु इसमें क्या होता है? इसमें ध्रुवों को भी किस में रूप में दिखाया गया है? एक सरल रेखा के रूप में दिखाया गया है। और इसका जो चित्र बनता है वो एक गोलार्ध का बनता है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध का। नंबर 3, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति है वो आयताकार हो जाती है। देखो ये सारा का सारा प्रक्षेप था वो आयताकार ही था, ये तो प्रक्षेप था ना, आयताकार था। इसकी आकृति है ना वो आयताकार है, नहीं कि अक्षांशों के बीच में, दो अक्षांशों के बीच में या दो देशांतरों के बीच में जो आकृति है। क्योंकि कहीं पर आयत बन जाते हैं, कहीं पर वर्ग बन जाते हैं, परंतु ज्यादातर होते हैं वो जहां पर मापनी शुद्ध होती है, जैसे भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है, तो यहाँ पर जो बनेंगे ना वो वर्ग बनेंगे। परंतु इससे ऊपर चलते जाएंगे ना तो आयत का निर्माण होता जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं दूर होती जाएगी, देशांतर रेखाएं पतली होती जाएगी। नंबर 4, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, ये इसकी यूनिवर्सल लाइन है। सारे के सारे जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है उसकी जो मापनी होती है वो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा होती है उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध होती है निम्न अक्षांशों की। शुद्ध होने के कारण विषुवत-रेखीय प्रदेशों में मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार विशेष रूप से उपयोगी है। इन प्रक्षेपों की रचना की सरलता इसके अधिक उपयोगी एवं उत्तरदायी भी है। बेलनाकार प्रक्षेपों पर कुछ सामान्य प्रकार निम्नलिखित है। जैसे संदर्श बेलनाकार, नाम ही याद रखना पड़ेगा इसका। संदर्श बेलनाकार, सम क्षेत्रफल बेलनाकार, समदूरस्थ समरूप बेलनाकार अथवा मर्केटर प्रक्षेप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मर्केटर प्रक्षेप है। गोल्स का त्रिविम प्रक्षेप। उसके बाद में बेलनाकार प्रक्षेप के प्रकार। पहले देखते हैं संदर्श बेलनाकार। संदर्श बेलनाकार, इसमें क्या है कि ट्रू और पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल। पर्सपेक्टिव संदर्श है, पर्सपेक्टिव प्रक्षेप है, यानी कि इसमें प्रकाश स्रोत हुआ है, परंतु इसमें प्रकाश स्रोत हुआ कहाँ पर है? केंद्र में हुआ है। इस प्रकार के प्रक्षेप में ग्लोब के केंद्र में प्रकाश की स्थिति को मानकर, यानी कि संदर्श प्रक्षेप होता है वो केंद्रक बेलनाकार भी कहलाता है, जिस कारण इसको केंद्र, क्योंकि प्रकाश की जो स्थिति होती है वो केंद्र में होती है, तो केंद्र में प्रकाश की स्थिति मानकर कागज के बेलन पर
अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को स्थानांतरित किया जाता है। कागज का बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा से स्पर्श करता है। ग्लोब के केंद्र पर प्रकाश स्रोत की स्थिति मान लेने के कारण इस प्रक्षेप को नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। ये लाइन आई हुई है परीक्षा में, नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। नेक्स्ट है, इस प्रक्षेप में केंद्र में प्रकाश की स्थिति होती है। ये तीसरी बार बताया है, 2 बार इसी लाइन में लिख दिया गया है कि इसकी जो प्रकाश की स्थिति है वो केंद्र में होती है। यानी कि इसके लिए महत्वपूर्ण है कि संदर्भ प्रक्षेप होता है या फिर यथार्थ बेलनाकार होता है, उसमें प्रकाश की स्थिति कहाँ पर होती है, तो वो होती है केंद्र में। होने के कारण ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जाता, एकमात्र है ये। लगभग मुख्यतः ये देखा जाए तो ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, परंतु बहुत सारे ऐसे आएंगे बेलनाकार प्रक्षेप जिनमें ध्रुवों को वो प्रदर्शित किया जाएगा। वो अलग अलग स्थितियां आएगी, परंतु इसमें ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता यथार्थ बेलनाकार में। कैसे? ये पृथ्वी है। जब प्रकाश की स्थिति केंद्र में होती है तो यहाँ पर सटाया जाता है कागज, और यहाँ पर इसके साथ में प्रकाश स्रोत यहाँ से आता है, यहाँ पर 89 डिग्री का। इसमें क्या हो जाते हैं, देशांतरों की लंबाई बहुत लंबी हो जाती है। अक्षांश तो उतने ही रहते हैं। अक्षांश कितने रहेंगे? अक्षांशों की लंबाई क्या रहेगी? 2πr रहेगी, क्योंकि इस गोले की जो परिधि है ना, वही परिधि यहाँ पर दर्शाई गई है। परंतु ये जो 90 डिग्री ध्रुवों पर जो गुजर रही है ना, ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की, या तो दक्षिण की मान लो या उत्तर की मान लो, तो ये इस कागज के पैरेलल चलेगी। तो इस कारण से इसको है ना, इस कागज पर नहीं दर्शाया जा सकता। इस कारण से इसमें क्या है कि ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बाकी सभी में लगभग दर्शाया जाएगा। बाकी है मापनी है, इसमें माना गया है 2πr है इसका। भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr होती है। ये इसका कच्चा चित्र बनेगा। विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है इसकी विशेषताएं। देशांतर रेखाएं समान लंबाई की, सारी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की तथा सरल व समांतर रेखाएं होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ज्यादातर क्या होता है कि जब वास्तविक ग्लोब देखते हैं ना, तो भूमध्य रेखा पर तो इनकी दूरियां या प्रत्येक अक्षांश पर इनकी दूरियां होती है बीच की, वो समान होती है। परंतु जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं ना, तब 2 देशांतरों के बीच में जो दूरियां होती है ना, वो कम होती जाती है। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें तो चाहे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलें या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलें, प्रत्येक देशांतर में समान ही दूरियां रहेगी, वह दूरियां मिल नहीं पाएगी। क्योंकि इनको ध्रुवों को कैसे दिखाया है, बिंदु के रूप में नहीं दिखाकर एक सरल रेखा के रूप में दिखाया गया है। और कितना लंबा दिखाया गया है उसको, भूमध्य रेखा जितना ही लंबा दिखाया गया है। तो प्रत्येक अक्षांश वृत्त है वह सरल व भूमध्य रेखा के बराबर होता है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के बराबर होता है, जो अक्षांश रेखा को समकोण पर काटता है। अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी, अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ये अच्छी लाइन है, थोड़ा सा याद रखने योग्य है। इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं। 3 नंबर, अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ध्रुवों से कैसे बढ़ती है? ये 0 डिग्री, ये है 1 डिग्री, यहाँ थोड़ी कमी है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब उत्तर की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, दूरियां बढ़ती है। जैसे जैसे अक्षांशीय मान बढ़ता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो जैसे जैसे अक्षांशीय मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि अक्षांशों के बीच की दूरियां भी क्या है, वो भी बढ़ती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अक्षांशीय मान और अक्षांशों के बीच की दूरियां दोनों समानुपाती है। तो अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी, नंबर 3, अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या है, बढ़ती है। ये शब्द जो बढ़ती शब्द है ना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी में नहीं बढ़ेगी। और ग्लोब के केंद्र से प्रकाश स्रोत होने के कारण इस प्रक्षेप में ध्रुव को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये तीसरी लाइन है, इसी नोट्स में आ चुकी है। इस प्रक्षेप में केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है।
न तो किसी देशांतर की मापनी, देशांतर की तो वो मापनी शुद्ध ही रहेगी, या फिर वो देशांतरों के बीच की दूरियां हैं वो समान है, तो फिर वो तो भूमध्य रेखा पर ही समान रहेगी। बाकी उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ जो भी है, जहां भी उत्तरी गोलार्ध का बनाया गया है, तो जैसे केवल शब्द है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा है कि इस प्रक्षेप में केवल भूमध्य रेखा की मापनी होती है, वो शुद्ध होती है। यहाँ की यहाँ की मापनी होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। बाकी ऊपर की तरफ मापनी होती है वो अशुद्ध होती है। कैसे कि होना तो चाहिए क्या, दो देशांतरों के बीच में ऊपर दूरियां हैं वो कम होती जानी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ध्रुव मिलने चाहिए, तब जाके तो वो सही हो जाती है। परंतु ऊपर भी वो उतनी ही दूरी दिखा रहा है जितना कि भूमध्य रेखा पर दूरियां दिखा रहा है। तो इस कारण से इसको बनाया गया इसलिए कि उष्ण कटिबंधीय भाग के, भूमध्य रेखीय भाग के क्षेत्र को है कि वहां की जो दूरियां हैं वो स्पष्ट दिखाई दे। केवल भूमध्य रेखा की मापनी शुद्ध होती है। उपयोग है इसका, इस प्रक्षेप का उपयोग काफी सीमित है, क्योंकि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अन्य सभी अक्षांशों पर आकृति, क्षेत्रफल व दिशा अशुद्ध होती है। यानी भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अन्य सभी अक्षांशों पर आकृति, यथाकृतिक, समक्षेत्रफल और दिगंश, ये तीनों ही नहीं होती हैं। बाकी भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इसका सीमित उपयोग किया जाता है। उसके बाद में समक्षेत्रफल, नाम में इसका विशेषता छुपी हुई है। जैसे सम क्षेत्रफल, ये जो बनाया गया प्रक्षेप है, ये क्षेत्रफल को ध्यान रखकर बनाया गया है। जैसे ही किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम किसी भी प्रक्षेप का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि नॉन पर्सपेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है इसी में, सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप में शुद्ध क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने का गुण होता है। शुद्ध क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी, अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी धरातल पर स्थित उस क्षेत्र के वास्तविक क्षेत्रफल के बराबर होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रक्षेप की रचना का आधार यह है कि किन्हीं दो अक्षांश वृत्तों के मध्य स्थित भाग का क्षेत्रफल उस गोले के बराबर या उस गोले के अर्धव्यास के वाले बेलन तल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसकी ऊंचाई है वो अक्षांशों की लंबवत ऊंचाई के बराबर हो। इस प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत की कल्पना है वो अनंत दूरी से पर मानकर की जाती है, यानी कि ये पर्सपेक्टिव है। इस प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत की कल्पना है वो अनंत दूरी पर मानकर की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा तो इसका मतलब है ये नॉन पर्सपेक्टिव, या नॉन पर्सपेक्टिव नहीं है, संदर्श प्रक्षेप है, क्योंकि प्रकाश स्रोत यूज हुआ है इसमें। ठीक है। जिस कारण प्रक्षेप के प्रत्येक देशांतर की रेखा की लंबाई पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर हो जाती है। ये बहुत अच्छी लाइन है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि प्रत्येक देशांतर की लंबाई क्या है, वो आपसे पूछेगा प्रत्येक देशांतर की लंबाई क्या है। देशांतर की लंबाई, तो प्रत्येक देशांतर की लंबाई क्या है, पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर है। इसका उत्तर ये है। देखेंगे किस प्रकार से ये लाइन प्रक्षेप को जब हम मानचित्र के रूप में देखेंगे तब। तथा इससे लेम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। तो लेम्बर्ट ने इसका विकास किया था, तो लेम्बर्ट का समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में क्या कहना चाहता है वो, इसी बात को देख लेते हैं यहीं पे, ताकि समझ में भी आ जाए। इसमें लिखा है कि प्रत्येक देशांतर की लंबाई पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। ये है प्रक्षेप, ये है पृथ्वी। प्रकाश का स्रोत कहाँ से है, अनंत से है। प्रकाश का स्रोत है वो अनंत है। यह है पृथ्वी का पूर्ण व्यास। जितनी दूरी पूर्ण व्यास की है उतनी दूरी देशांतरों की है। बस यही लाइन कहना चाहता है कि इसमें सभी देशांतरों की लंबाई पृथ्वी के लघुकृत
गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। यहाँ तक तो आ जाती है इसकी त्रिज्या, और ये हो जाता है इसका पूर्ण व्यास। इतनी लंबाई के है, क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश स्रोत आएगा ना, तो वो यहाँ ध्रुवों को दर्शाएगा, भूमध्य रेखा को भी दर्शाएगा, 45 डिग्री को भी दर्शाएगा, और ध्रुवों को भी दर्शाएगा। तो क्या इसमें ध्रुवों को दर्शाया जाता है? हाँ, इसमें ध्रुवों को दर्शाया जाता है। समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, ये रहा इसका प्रक्षेप का। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो इसी प्रक्षेप को ध्यान में रखकर की जा सकती है, कि जैसे पृथ्वी का लघुकृत व्यास उतना ही लंबा है जितना कि प्रत्येक देशांतर रेखाएं लंबी है, पहली बात। दूसरी बात, भूमध्य रेखा को दर्शाया जाता है, हाँ भूमध्य रेखा को दर्शाया जाता है, उतना ही लंबा दिखाया जाता है जितना लंबा वो है, भूमध्य रेखा जितनी लंबी दिखाई जाती है। परंतु बाकी कोई भी अक्षांश उतना लंबा नहीं दिखाया जाता जितनी उसकी वास्तविक स्थिति है। तो क्या दिखाया जाता है? उससे बड़े दिखाए जाते हैं। यानी कि 1 डिग्री छोटा होना चाहिए था परंतु बड़ा दिखाया गया है। ध्रुवों को बिंदु के रूप में होना चाहिए था, परंतु उसको भी कितना लंबा दिखाया गया है? भूमध्य रेखा के जितना ही लंबा दिखाया गया है। एक। दूसरी, उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर अक्षांशों के बीच की दूरियां वो घटती है या बढ़ती है? तो वो क्या है? घटती है। ऊपर की तरफ बढ़ने पर या ध्रुवों की तरफ क्या होती है? घटती है, पहली बात। उसके बाद में इनकी बीच की दूरियां हैं वो घट जाती है, और भूमध्य रेखा की तरफ क्या है? बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा को दर्शाया जाता है, ध्रुवों को दर्शाया जाता है कैसा? सरल रेखा के रूप में। सरल। मापनी कहाँ शुद्ध होती है? मापनी होती है सभी में, जितने भी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं उसकी मापनी होती है उष्णकटिबंधीय भाग की, बाकी कहीं की शुद्ध नहीं होती है। देशांतर रेखाओं को कैसा दर्शाया गया? देशांतर रेखाओं को सीधा सरल दिखाया गया है। अक्षांश रेखाओं को कैसा दिखाया गया? सीधा सरल दिखाया गया है। दोनों के बीच में क्या बनता है? समकोण बनता है। और यही लाइनें हैं वो कागज पे उतार देते हैं तो नोट्स बन जाते हैं। विशेषताएं, भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर है, यानी कि मात्र और मात्र एक ही लाइन है जो अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर है। और वास्तविक लंबाई किसके बराबर है? गोले के परिधि के बराबर, यानी कि जितना अपना पृथ्वी का जो मैप बना है उसके परिधि के बराबर है, यानी कि 2πr है। भूमध्य रेखा की अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर है, अतः इस पर मापनी शुद्ध होती है। किंतु अन्य अक्षांशों पर वृत्त वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, यानी कि 45 डिग्री को होना तो छोटा चाहिए था, परंतु उसकी लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा जितनी, तो वो क्या है? उसकी लंबाई है वो बढ़ी हुई है। तो इस कारण से कहते हैं कि अन्य अक्षांशों पर वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, अतः उन पर मापनी अशुद्ध होती है। चाहे वास्तविक लंबाई में नहीं है ना जो चीज, तो वहां की मापनी हमेशा ही अशुद्ध रहेगी, चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए। नंबर 2, प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं अपने ध्रुवीय व्यास के बराबर बनाई गई है। प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं ध्रुवीय व्यास के बराबर बनाई गई है, अतः वास्तविक लंबाई से छोटी है। वास्तविक लंबाई से छोटी है। इन पर मापनी भी अशुद्ध होती है, यानी कि देशांतरों की मापनी भी अशुद्ध होती है। अन्य सभी बेलनाकार, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 2 नंबर की लाइन, सभी देशांतरों की मापनी होती है वो अशुद्ध होती है। नंबर 3, अन्य सभी बेलनाकार प्रक्षेपों की भांति इस प्रक्षेप में भी ध्रुव एक सरल रेखा के रूप में है। ये लाइन अच्छी है। अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों की भांति इस प्रक्षेप में भी ध्रुव है वो सरल रेखा में, यानी कि अन्य प्रक्षेपों की भांति, यानी कि सारे बेलनाकार, तो इसमें भी क्या है कि ध्रुव वो एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि वास्तविक रूप में ध्रुव है वो बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नंबर 4, अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। तो ये देखो, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जैसे चलेंगे तो अक्षांश वृत्तों के जो बीच की दूरी है ना वो शून्य हो जाएगी, और जो 90 डिग्री और 89 डिग्री है ना वहां पर दोनों इस प्रकार से इतनी पास पास आ जाएगी कि 89 और 90 में ना अंतर समझ में नहीं आएगा कि कौन सी तो 90 की है और कौन सी 89 की है। परंतु
यह अंतर स्पष्ट में दिखाई देता है कहाँ पर? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री तक। तो ज्यादातर ये प्रक्षेप है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक के लिए बनाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय भागों के लिए उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसकी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विश्व में भूमध्य रेखीय भागों पर इस प्रक्षेप की विशेष उपयोगिता है। प्रक्षेप पर चावल, कॉफी, चाय, रबर, केला, मक्का, मक्का शब्द पहली बार आया है। गन्ना, गन्ना तो उष्णकटिबंधीय है, नारियल भी उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय फसलों का। ये थोड़ा सा मक्के को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मक्के की फसल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो हमने कई बार, 2 बार वीडियो बनाए हैं, उसमें चावल है, कॉफी है, चाय है, रबर है, केला है, कोका है, यानी कि कोका का मतलब कॉफी का, और गन्ना है, नारियल है, बाकी मक्के की फसल है वो इसमें आई है। नेक्स्ट है समदूरस्थ बेलनाकार। इसमें दूरियां समान रखी गई है। अब अक्षांशों की दूरियां भी उतनी रहेगी, समान रहेगी, और देशांतरों के बीच भी दूरियां समान रहेगी। जब किसी चीज की दूरियां समान रहेगी तो 4/4 के क्या होंगे? अगर चार चार अक्षांश और 4 देशांतर का एक वर्ग बन जाता है, तो इस कारण से इस प्रक्षेप में ज्यादातर वर्ग ही बनते हैं। इसमें सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप में अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो सभी में काटती है। सामान्य रेखाएं होती है, सभी अक्षांश व देशांतर भूमध्य रेखा, सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा 2πr के बराबर होती है, ठीक है, सभी में होती है वो तो। तथा देशांतर रेखाएं उसकी आधी होती है, देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे? ये भूमध्य रेखा है, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो इसमें सिर्फ ग्रीनविच रेखा को 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ये इसमें फिक्स है। क्या फिक्स है? कि भूमध्य रेखा की आधी होती है ग्रीनविच रेखा। जैसे ही ऐसे करेंगे इसके बारे में, तो इस पे क्या बनना शुरू हो जाएंगे? इस पे वर्ग बनना शुरू हो जाएंगे। इस पर क्या बनते हैं? क्योंकि दूरियां समान है सभी में, 5-5 सेंटीमीटर की या 10-10 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? ये वर्ग बनते हैं। अगर दूरियां असमान हो, 5 देशांतर और 10 अक्षांश हो, तो आयतों का निर्माण हो जाता है। और इसका जो विकास किया था वो प्लेट कैरी ने किया था, जिसके कारण भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं के बीच है वो मापक है, वह क्रमशः बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखाएं देशांतरों पर मापक है वो ठीक होता है, यानी भूमध्य रेखा और देशांतर पर मापक ठीक होता है, किंतु भूमध्य रेखा से दूर अक्षांशों पर, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जैसे चलते हैं या दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो क्रमशः जो मापक वो बढ़ता रहता है। इस कारण से आकृति व क्षेत्रफल में अशुद्धता पाई जाती है। इस प्रक्षेप को प्लेट कैरी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम है इसका प्लेट कैरी ने। हेसलर ने किसका किया था, प्लेट कैरी ने किसका किया था, रिगोबर्ट बोन ने कौन सा किया था, तो ये थोड़े इसके उपनाम है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। बाकी इसका निर्माण ये देखो, सारे के सारे इस प्रकार से, सारे के सारे वर्ग है इसमें, बिल्कुल ये का यही है। इक्वी डिस्टेंस, इसका नाम है इक्वी डिस्टेंस, सम दूरस्थ, दूरियां समान है। इसी पे हम गणना करके देखते हैं कि जो ध्रुवों को दर्शाता है या नहीं दर्शाता। पहली बात तो ये कि क्या ध्रुवों को दर्शाता है? हाँ, ध्रुवों को दर्शाता है। क्या भूमध्य रेखा को दर्शाता है? हाँ, भूमध्य रेखा को दर्शाता है। क्या दोनों ध्रुवों को दर्शाता है? हाँ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों को दर्शाता है ये। तो क्या संपूर्ण विश्व का मानचित्र इस पे बनाया जा सकता है? हाँ, इस पर संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है, क्योंकि ये 90 नॉर्थ और 90 साउथ का बनाया जा सकता है। पर कितना शुद्ध होगा वह तो हमें इसको देख कर ही पता चलेगा, क्योंकि 90 नॉर्थ और 90 साउथ दोनों है ना, वो असल में एक बिंदु की तरह होने चाहिए थे, एक बिंदु की तरह होने चाहिए थे, परंतु है कितने? है कैसे? सरल रेखा के रूप में है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसकी लंबाई, अब वो पूछेगा क्वेश्चन कि भी ध्रुवों की लंबाई
किसके बराबर है? तो ध्रुवों की लंबाई है वो भूमध्य रेखा के बराबर है। 45 डिग्री की लंबाई है या 60 डिग्री की लंबाई किसके बराबर है? तो भूमध्य रेखा के बराबर है। जितनी भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई, उसका आधा क्या है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा की लंबाई उसकी आधी है। ये 10 सेंटीमीटर है भूमध्य रेखा, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये ग्रीनविच रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर की है। तो इस पे टोटल विश्व के कुल कितने, अगर पूरे विश्व का मानचित्र बनता है, इस पर पूरे विश्व का मानचित्र बनता है इसमें, तो इसमें कुल कितने वर्गों का निर्माण होगा? तो वो अक्षांशों के ऊपर निर्धारित करेगा भी आप कितने कितने के टुकड़े ले रहे हैं। 5-5 के टुकड़े ले रहे हैं, 10-10 के टुकड़े ले रहे हैं, 4-4 के टुकड़े ले रहे हैं, या 3x3 के ले रहे हैं, तो वो उस पर निर्धारित करेगा। नेक्स्ट लाइन है इसमें, इसी का जो हमने जो बातें की है वो को बहुत सारी है, लिखने के बाद में क्या होते हैं, नोट्स बन जाते हैं। तो इस प्रक्षेप में अक्षांश व देशांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे का समान अंतराल पर काटती है। देखो सारी की सारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में समान अंतराल है, असमान अंतराल नहीं है। बढ़ाया जा सकता है असमान अंतराल, ये कोई जरूरी नहीं है कि असमान नहीं हो सकता, परंतु इसमें नाम ही इसका समदूरस्थ है तो समान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ाया तो असमान पर भी जा सकता है, परंतु इसमें रखना है, समान रहेगा जो भी है। 2 नंबर पर है, प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, यानी कि जितनी भूमध्य रेखा की लंबाई है उससे आधी है देशांतर की, यानी कि सभी देशांतर की आधी है। प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है। प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है। यह है देशांतर रेखा ग्रीनविच, इस पर मापनी शुद्ध है, यानी कि प्रत्येक देशांतर पर मापनी शुद्ध है। किसकी? अक्षांशों की। नंबर 3, बाकी आपको कोई अगर चीज अगर बात समझ में नहीं आती है तो एक बार क्या है कमेंट कर दो, बाद में वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में क्या है कि आप इस पर कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उसका कोई निश्चित उत्तर है वो या जवाब है वो मैं दे सकूँ। नंबर 2, प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, परंतु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मापनी में अशुद्धता है वो बढ़ती जाती है। अब इस लाइन को आप या तो लिखो या मत लिखो, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं हम इस बारे में कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं ना, वो चाहे ध्रुवों को दर्शाए या न दर्शाए, ये कोई मतलब की बात नहीं है, परंतु उसकी मापनी कहाँ शुद्ध होगी? वो बनाया किसके लिए गया है? उसका निर्माण ही उष्णकटिबंधीय भागों के लिए हुआ है, चाहे वो पूरा विश्व दर्शा दे। परंतु जो अगर विश्व को दर्शा दे, पूरा नॉर्थ और साउथ को भी दर्शा दे, तो वो भाग है वो व्यर्थ ही पड़ा रहेगा। परंतु असल जो मापनी है जिस पर ज्ञात की जाएगी वो भूमध्य रेखा पर ज्ञात की जाएगी। किसी भी चीज को दर्शाना है या किसी क्षेत्रफल को दर्शाना है, किसी का एरिया ज्ञात करना है, तो वो भूमध्य रेखा पर ज्ञात होगा। उत्तर की तरफ है वो ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मापनी है क्या है कि वो अशुद्ध है। नंबर 4 है समरूप बेलनाकार या मर्केटर प्रक्षेप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समरूप रूप ऑर्थोमॉर्फिक सिलेंड्रिकल और मर्केटर प्रोजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका। बेलनाकार शुद्ध आकृति प्रक्षेप है जिसकी रचना है सर्वप्रथम डच मानचित्रकार गिर्डार्डस मर्केटर द्वारा की गई थी 1559 में, तथा इस प्रक्षेप पर देशांतर रेखाएं सरल व समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, वैसा ही है जैसे सभी में थी, देशांतर रेखाएं सरल व समांतर थी, जिनके मध्य की दूरी समान होती है, जिनके मध्य की दूरी सभी में समान थी। अक्षांश रेखाएं भी सरल एवं समांतर होती है, किंतु उनकी मध्य दूरी भूमध्य रेखा से हाँ होती सरल ही है। अक्षांश रेखाएं भी सरल समांतर होती हैं, परंतु उनकी दूरियों में थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि जब प्रकाश का स्रोत अनंत होता है तो ध्रुवों पर क्या हो जाता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो चपटी हो जाती है और भूमध्य रेखा पर चौड़ी हो जाती है। परंतु जैसे ये केंद्रक में आ जाता है, केंद्रक बेलनाकार में आता है, तो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती है,
पतली हो जाती है, और जो बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ में दूरियां भी क्या है, बढ़ जाती है, और 90 डिग्री अक्षांश को या 90 डिग्री ध्रुव को क्या है, दर्शाया नहीं जा सकता। ठीक उसमें मर्केटर प्रक्षेप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो पहली बात यहाँ से शुरू होती है महत्वपूर्ण रूप से, कि जिसके मध्य की दूरी समान होती है। अक्षांश रेखाएं भी सरल तथा समांतर होती है, किंतु उनके मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है। निश्चित अनुपात में बढ़ती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जब कोई भी चीजें निश्चित अनुपात में बढ़ रही है और निश्चित अनुपात में घट रही है, पूरी की लाइन ऐसे का ऐसा, कोई भी वस्तु, कोई भी अक्षांश या देशांतर कोई निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है, या तो अक्षांश बढ़ रहा है निश्चित अनुपात में, तो देशांतर है वो निश्चित अनुपात में घटेगा। अगर देशांतर है निश्चित अनुपात में बढ़ेगा, तो अक्षांश वो क्या होगा, निश्चित अनुपात में घटेगा। तो ऐसे घटने और बढ़ने के अनुपात को क्या है, सम क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो असल में क्षेत्रफल को शुद्ध दिखाना चाहता है, क्षेत्र को, यथाकृति को, और क्या है, दिगंशीय, इस प्रकार से। क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप सबसे ज्यादा क्या है, इसमें क्या है, दिशा शुद्ध है। एक तो इसकी दिशा शुद्ध है, दिगंशीय है, ठीक है। और एक क्या है, ये यथाकृतिक है, यथाकृतिक है, यथाकृतिक है और दिगंशीय है। परंतु इसकी जो क्षेत्रफल है ना, वो शुद्ध नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, शुद्ध नहीं है। कौन सा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शुद्ध नहीं है मर्केटर प्रक्षेप का। इस पर कोई भी चीज का अनुपात ज्ञात नहीं किया जाता कि आप इस फसल का ज्ञात करो, उसका करो। इस पर दिशा शुद्ध है और इसकी आकृति शुद्ध है, तो इस कारण से इसका जो प्रयोग है वो वायुयान परिवहन के लिए, या फिर जो जलीय धाराओं के लिए, उनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए। कोई भी समुद्री मार्ग पर कोई भी व्यक्ति है वो परिवहन कर रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, जैसे रंब लाइन का प्रयोग करता है, जिसको आप लेग्जोड्रम कहते हैं, तो वो लेग्जोड्रम इसी प्रक्षेप की है। नेक्स्ट लाइन इसी में, मर्केटर प्रक्षेप एक मर्केटर प्रक्षेप एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, जिस पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ग्लोब पर प्रदर्शित वास्तविक दिशा के समान होती है, वास्तविक दिशा के समान होती है। इस कारण इस प्रक्षेप का प्रयोग नौ संचालन चार्ट, नेविगेशन चार्ट बनाने की रचना में सबसे ज्यादा होता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, और ये 50 बार क्वेश्चनों में आ चुकी है, मर्केटर वाली। यह मर्केटर का पूछता है इसलिए कि वो लेग्जोड्रम के बारे में पूछ रहा है। लेग्जोड्रम मर्केटर प्रक्षेप पर एक सीधी सरल रेखा होती है, ये है लेग्जोड्रम। सीधी रेखा होती है जो प्रत्येक देशांतर को उतने ही कोणीय अनुपात पर काटती है जितना सभी एक दूसरे को काटती है। जैसे यहां पर अगर इन दोनों के बीच में 35 डिग्री का कोण है ना, तो इस पर भी 35 35 35, और आगे जो भी कटेगी ना उस पर भी 35 होगा। तो इस प्रकार एक निश्चित दिक्मान को बताने वाली जो रेखा होती है वो लेग्जोड्रम कहलाती है। दूसरी बात है, प्रक्षेप पर जो लेग्जोड्रम होती है ना, वो सीधी सरल रेखा होती है। और दूसरी बात है, यही लेग्जोड्रम पृथ्वी पर किस प्रकार से होती है, वो पृथ्वी पर एक वृहत वृत्त के रूप में होती है, चाप के रूप में। यह है उत्तरी गोलार्ध की चाप। यह है लेग्जोड्रम। किस पे है लेग्जोड्रम, यह है मान, उस पे ग्लोब पे है लेग्जोड्रम, जो किस आकार में है, उत्तर की तरफ मुड़ी हुई चाप है ये, उत्तर की तरफ, ठीक है। अब आप इसको संपूर्ण पृथ्वी पर ज्ञात करेंगे। लेग्जोड्रम के कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जितने भी प्रकार से ज्ञात करोगे तो वो लेग्जोड्रम आपको प्रदर्शित करेगा। या तो आप इसको ऐसे मान लो, या आप इसको ऐसे मान लो, या आप इसको ऐसे मान लो। सभी में जो ग्लोब पर जो दिशा दिखाएगी ना, वो उत्तर की दिखाएगी। ये देखो, उत्तर की तरफ दिखाएगी। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध का बनाते हो, या तो ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो, कोई भी दिशा बना लो, तो आप दक्षिण की तरफ मुड़ती हुई लेग्जोड्रम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कि लेग्जोड्रम दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ती हुई दिखाई देती है, तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ये, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ जाती है ग्लोब पर। परंतु वो दोबारा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि भी बताओ कि प्रक्षेप पर लेग्जोड्रम कैसे दिखती है। ये प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप पर लेग्जोड्रम कैसे दिखाई देती है।
वृहत वृत्त के रूप में या सरल रेखा के रूप में? तो एक निश्चित दिक्मान वाली रेखा जो सभी देशांतर रेखाओं को एक जैसी कोणीय दूरी पर काटती है, वो होती है सरल रेखा। अब इस लाइन को आप चाहे तो 5 बार समझ लो, चाहे 50 बार समझ लो, इस लेक्सोड्रम में इतना ही है। अगर कोई लेक्सोड्रम का कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप काम क्या करना, वो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, नौ संचालन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी दो बातें हैं। ये दिगंशीय प्रक्षेप है। जब दिगंशीय है तो ये यथाकृतिक है, परंतु ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है। मर्केटर प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं विधि में अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों के समान ही है, परंतु विभिन्न अक्षांश वृत्तों के भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की गणना करनी पड़ती है। किसी अक्षांश के अक्षांशीय स्थिति में निर्धारण हेतु इस अक्षांश पर मापकीय मापकीय बढ़ाव या अनुपात ज्ञात करना होता है। थीटा के अक्षांश के वास्तविक लंबाई ग्लोब पर 2πr, जबकि प्रक्षेप यह लंबाई 2πr कोस थीटा अर्थात की सेक थीटा गुणा होती है। गणितीय गणना है ये। इसमें एक क्वेश्चन है, मर्केटर प्रक्षेप ज्यादातर कहां तक शुद्ध रहता है? ये क्वेश्चन है। मर्केटर प्रक्षेप है वो ज्यादातर कहां तक शुद्ध रहता है? इसका क्वेश्चन का उत्तर है, मर्केटर प्रक्षेप है वो लगभग 60 से 70 डिग्री नॉर्थ तक क्या है, नॉर्थ और साउथ तक क्या है, वो शुद्ध रहता है। तो कहने का मतलब ध्रुवीय भागों के नौ संचालन के लिए यह उपयोगी नहीं है। तो कहाँ के हैं? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के नौ संचालन के लिए यह उपयोगी है, ज्यादातर भूमध्य रेखीय भागों के लिए। वायु परिवहन, जैसे दिल्ली से कोई वायुयान चला वो उसको कितना चलना है, यहाँ पर अमेरिका के उसके न्यूयॉर्क शहर तक जाना है, तो उसको यहाँ से यहाँ की दूरी ज्यादा आती है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से सीधा उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करने के बाद में यहां से वो जैसे नीचे की तरफ झुकेगा आएगा तो वो यहां से बाहर निकलेगा। क्योंकि इन दोनों को प्रक्षेपों को एक साथ जब चिपका के देखेंगे तो विश्व पर क्या है, ये एक ऐसी दूरी बनाता है। परंतु हम प्रक्षेप पर ये वास्तविक जैसे दूरियां ज्ञात करते हैं ना, तो प्रक्षेप पर ये दूरी वास्तव में सीधी रेखा है। दोबारा से, ये है 20 डिग्री और ये है 40 डिग्री। भारत यहाँ पर है 40 डिग्री पर, और ये है 50 डिग्री पर, यानी कि 49 डिग्री है यूएस से और उसके कनाडा के बीच में से गुजरती है, यहाँ पर है। जब कोई भारत से जब सीधी, अब भारत और न्यूयॉर्क के बीच में ये जब सीधी दूरी है, ये बताई गई है आपको, तो ये सीधी दूरी क्या है, ये प्रक्षेप पर है। परंतु इसी सीधी दूरी को जब आप यहाँ पर एक पॉइंट रखोगे, यहाँ पर पॉइंट रखोगे, दोनों के बीच में जब मिलान करोगे इन चीजों को, तो यह सीधी दूरी यहाँ से सीधा ध्रुवों की तरफ, क्योंकि ध्रुवों के बाद में जैसे ही नीचे की तरफ निकलते हैं ना, ध्रुवों पर नीचे की तरफ आते हैं तो दक्षिणी यहाँ पर भूमध्य रेखा, क्योंकि इस मैप को आप जैसे ही कागज पर लपेटते हो ना, तो यहाँ से सीधा निकलने के बाद में ये यहाँ से यहाँ आता है, ये दूरी यहाँ की दूरी है वो कम हो जाती है। तो या तो ये जैसे 5,000 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 5,000 किलोमीटर की दूरी है, ये टोटल हो जाती है 10,000 किलोमीटर की दूरी। परंतु यहाँ से और यहाँ की जो सापेक्षिक दूरी है वो है 25,000 किलोमीटर। तो कहते हैं कि जो दो स्थानों के बीच की जो सापेक्षिक दूरी है ना, वो तो है प्रक्षेप पर दिखाई जाती है किसके रूप में, रंभ रेखा के रूप में। परंतु यही चीज जब ग्लोब पर दिखाई देती है ना, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ी हुई रंभ रेखा वृहत वृत्त के रूप में, वृहत वृत्त के रूप में दिखाई देती है ये, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे दिखाई देती है। क्योंकि आप भारत के दक्षिणतम हिस्से से अगर दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पॉइंट तक आप यात्रा करोगे,
तो आपको ध्रुवों से होकर गुजरना पड़ेगा, नहीं कि बिल्कुल सीधा देशांतर पर। बाकी इसके बारे में वीडियो बनाया गया है, उसमें लगभग आप चेक कर सकते हो, किसी एक वीडियो में पूरे विश्व का मानचित्र है वो दिखाया गया है। ये है वो रंब लाइन। क्या है रंब लाइन? वो ये दिखाना चाहता है कि दो स्थानों के बीच में जो सीधी दूरी है ना, ये तो है प्रक्षेप पर, यहां से गुजरेगी प्रक्षेप की, परंतु इसी चीज को जब आप मानचित्र पर या फिर इसके अलावा जो ग्लोब पर दर्शाओगे ना, तो आप उसको गोलाई में दिखाओगे, इस प्रकार से गोलाई में दिखाओगे। तो गोलाई में है लेक्सोड्रम। वो आपसे पूछेगा कि लेक्सोड्रम गोलाई के आकार में उत्तर की तरफ मुड़ी हुई होती है, तो वो होती है ग्लोब पर। कागज पर एक क्षैतिज रेखा पर खींचकर 88 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसके बाद में विशेषताएं कर लेते हैं। विशेषताएं 1 नंबर है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभी जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं उनकी जो मापनी होती है वो भूमध्य रेखा पर शुद्ध होती है, परंतु अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापनी बढ़ी हुई होती है, अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापनी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रक्षेप से भूमध्य रेखा के प्रक्षेप पर जितनी भी रेखाएं होती है उनकी सभी की लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा के समान ही होती है। यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे कि जिस अनुपात में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश वृत्तों के सहारे पूर्व पश्चिम दिशा में मापनी की वृद्धि होती है, ठीक उसी अनुपात में ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में मापनी बढ़ती है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में मापनी एक समान होती है। ठीक है, मर्केटर प्रक्षेप में खींची गई प्रत्येक सरल रेखा को, ये बहुत बार है, जो वृत्तों को एक निश्चित कोण कांस्टेंट एंगल पर काटती है। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं के बनने वाले कोण को नियत कोण, मर्केटर चार्ट में दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा स्थिर दिगंश रेखा अथवा लेक्सोड्रम लाइन कहा जाता है। प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की दिशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण होती है, भौगोलिक उत्तर दक्षिण होती है, यानी कि उत्तर दक्षिण की तरफ ऐसे होती है, में से मुड़ी हुई होती है। उन्हें काटने वाली प्रत्येक दिगंश रेखा एक निश्चित दिक्मान वाली कांस्टेंट ब्रिंगिंग बियरिंग है ये वाली रेखा होती है, कांस्टेंट यानी सीधी सरल। अपनी इसी विशेषता के कारण प्रयोग समुद्री नौ परिवहन के लिए किया जाता है। यद्यपि यह यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, 5वीं बार लाइन आ चुकी है ये लाइन, यह यथाकृतिक भी है और शुद्ध दिशा भी है, परंतु यह शुद्ध क्षेत्रफल नहीं है, परंतु मापक के उत्तरोत्तर बढ़ाव के अनुपात के कारण यह क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिस कारण अशुद्ध हो जाता है। 60 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये थोड़ा सा कहना आप लाइन लिखोगे, मेरे पास भी ये नोट्स में नहीं लिखी हुई है, कि मर्केटर प्रक्षेप पर 60 डिग्री अक्षांशों तक क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है, तो 4 गुना बढ़ जाता है। जबकि 75 डिग्री अक्षांशों पर कितना हो जाता है, क्योंकि अधिकतम 75 डिग्री पर ही दर्शा सकते हैं, उससे तो ज्यादा जा ही नहीं सकते, उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां हो जाती है। तो 60 पर 4 गुना और 75 पर 15 गुना है, वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी जो क्षेत्रफल भूमध्य रेखा पर 16 वर्ग किलोमीटर था, वही वहां पर लगभग है 150 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, 4 गुना या फिर 15 गुना हो जाता है। इसी बढ़ाव के परिणाम स्वरूप मर्केटर प्रक्षेप में ग्रीनलैंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मर्केटर प्रक्षेप को ग्रीनलैंड दक्षिणी अमेरिका से बड़ा दिखाया गया है, प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक में दक्षिणी अमेरिका ग्रीनलैंड से 9 गुना अधिक बड़ा है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका ग्रीनलैंड से 9 गुना बड़ा है। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इस प्रक्षेप में, क्योंकि ये 70 या 80 डिग्री तक ही जा पाती है, उससे ज्यादा नहीं जा पाती है। मापनी इतनी ज्यादा अशुद्ध होती है, तो दिखाने के लिए तो आप कैसे भी दिखा सकते हो उसको भी, दूरियों पर पड़ा हो या कोई दूर दिशा पर एक ध्रुव है, परंतु ध्रुवों को दिखाएंगे कैसे, बिंदु के रूप में तो फिर भी नहीं दिखा पाएंगे, दिखाएंगे कैसे, एक सरल रेखा के रूप में, कितनी बड़ी सरल रेखा के रूप में, जितनी सरल रेखा भूमध्य रेखा है उतनी ही सरल रेखा के रूप में ध्रुवों को दिखाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता मर्केटर, तो फिर उसका फायदा ही नहीं है, क्योंकि ध्रुवों को प्रदर्शित करेंगे तो फिर प्रदर्शित करने का फायदा क्या है, क्योंकि वहां पर मापनी है शुद्ध है, न तो वहां शुद्ध दिशा है, न सम क्षेत्रफल है, न शुद्ध यथाकृतिक है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो मर्केटर प्रक्षेप उपयोग है इसका, मर्केटर प्रक्षेप में बृहत वृत्त की प्रत्येक जीवा एक नियत दिक्मान वाली होती है, लेक्सोड्रम की बात हो रही है। इस
जीवाओं के सहारे नौ संचालन करने में नाविकों को केवल उन्हीं बिंदुओं को अपनी पोत की दिशा में परिवर्तन परिवर्तन करनी पड़ती है जहां दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है। इस प्रकार की नाविकों को थोड़ी अधिक दूरी पर तय करनी पड़ती है, किंतु निरंतर दिशा बदलने की समस्या दूर हो जाने से नौ संचालन कार्य सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त पवनों की दिशाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे। नौ संचालन का हो गया। उसके बाद में पवनों की दिशा, कौन सी पवन, स्थानीय पवन है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, जो भी पवन है। महासागरीय धाराएं, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, ग्रीनविच रेखा से जो भी है गुजरती है रेखाएं कौन सी है, उत्तर की तरफ है गर्म धाराएं, जल ठंडी धाराएं। उसके अलावा जो धरातलीय धाराएं हैं, चिनूक है, हरमटन है, उनके बारे में। जल प्रवाह प्रणाली यानी कि नदियों का जल प्रवाह किस दिशा की ओर है। विश्व के दीवार मानचित्र, विश्व के दीवारी मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का अधिक प्रयोग होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अतिरिक्त इस अन्य स्थलीय भागों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त है। विश्व के राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का बहुधा प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन आप याद रखोगे इसमें, क्योंकि इसकी एक विशेषता और भी है कि इस पर क्या है कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए बहुधा उपयोगी है, जिसका मूल उद्देश्य यूरोप महाद्वीप के छोटे देशों को बड़ा करके दिखाना है, किसी भी क्षेत्रफल को बड़ा करके दिखाना है। गोल्स प्रक्षेप, गोल्स, यह एक त्रिविम प्रक्षेप है, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप है, जिसकी जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है कि विपरीत परिधि पर है इसका, जिसकी रचना गोल्स ने शुद्ध बेलनाकार प्रक्षेप में संशोधित करके, शुद्ध बेलनाकार प्रक्षेप में संशोधन करके किया था। 45 नॉर्थ और 45 साउथ अक्षांश इसमें मानक अक्षांश है, यानी कि गोल्स महोदय ने इसमें फिक्स किया हुआ है, आप नहीं मान सकते। कैसे? एक मानक शंक्वाकार में आपने माना था कि 45 डिग्री अक्षांश था, 46 डिग्री था, 47 भी मान लेते थे। दो मानक में आपने मान लिया 30 और 35 को मान लिया। भूमध्य रेखा में आपने भूमध्य रेखा भी मापनी मानी और आपने सोचा कि चलो 2 डिग्री अक्षांश पर आप कागज को स्टाकर है, उस चीज की है वो आकृति है, वो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। परंतु इस प्रक्षेप में बहुत सारी बाउंडेशन है। गोल्स महोदय ने पहले ही फिक्स कर दिया ये चीजें। आप 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के अलावा किसी भी अक्षांश को मानक नहीं मान सकते। उन्होंने पहले ही मान के दे दिया कि 45 ही रखोगे, 45 के अलावा कुछ नहीं रखोगे, 45 या तो नॉर्थ और या साउथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 45 नॉर्थ और 45 साउथ अक्षांश की मानक अक्षांश होते हैं जिन पर मापनी शुद्ध होती है। अब ये बताते हैं कि 45 पे ही मापनी शुद्ध है, बाकी 46 पे भी शुद्ध नहीं है, या आप 46 नहीं कह सकते, 45 ही रखेंगे। इस मानक अक्षांशों के मध्य से रेखा की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों की लंबाई तथा उनके बीच की दूरी है ग्लोब पर वास्तविक लंबाई तथा मध्यवर्ती दूरी की तुलना में क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, इसके विपरीत 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों में ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई है वो वास्तविक लंबाई से अक्षांशों के मध्य की दूरी वास्तविक दूरी भी क्रमशः घटती जाती है। इस पर प्रक्षेप की रचना निम्न परिकल्पनाओं के आधार पर की जाएगी। लाइनें तो बड़ी कन्फ्यूजिंग वाली है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भूमध्य रेखा है और ये है 45 डिग्री जिसको मानना है, और ये भी है 45 डिग्री जिसको मानना है। यही दो मानक है, बाकी कोई मानक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, पहले हम जिसको मान रहे थे ना मानक भूमध्य रेखा कि भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जैसे चलेंगे तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटती होनी चाहिए थी, परंतु असल में कैसी है, वो बढ़ती हुई है। परंतु अब इसमें इससे गणना करनी है। अब वो कहता है कि 45 डिग्री से भूमध्य रेखा की तरफ चलोगे ना तो आपको अक्षांश है ना वो वास्तविक लंबाई से छोटे दिखाई देंगे। कैसे? कि भूमध्य रेखा होनी तो चाहिए थी इतनी लंबी, परंतु उसको दिखाया कितना है, 45 डिग्री जितना है। तो होना तो उसको लंबा चाहिए था, परंतु दिखाया उसको कितना है, छोटा। तो वो कहता है कि 45 डिग्री से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं ना तब अक्षांशों की मापनी है ना, अक्षांशों की लंबाई है वो छोटी होती है, परंतु जैसे ही इसके ऊपर चलते हैं ना, ध्रुवों की तरफ चलते हैं,
तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है ना, वो बड़ी होती है। यहाँ तो बड़ी होती है और यहाँ क्या होती है, छोटी होती है। कैसे? 45 डिग्री से 46 डिग्री छोटी होनी थी, 47 उससे छोटी होनी थी, 80 उससे छोटी होनी थी और 90 उससे छोटी होनी चाहिए थी, परंतु है कितनी? 45 जितनी लंबी है। तो कहने का मतलब यह अपनी वास्तविक लंबाई से क्या है, बड़ी है। तो इस कारण से ये लाइन कही गई है। दोबारा से पढ़ेंगे। इस मानक अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों की लंबाई तथा उनके बीच की दूरी ग्लोब पर उनकी वास्तविक लंबाई के मध्यवर्ती दूरी तुलना में क्रमशः कम होती जाती है। यानी कि बड़ी होनी चाहिए थी, परंतु हो जाती क्या है, कम है। और 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से अक्षांशों से ध्रुवों की ओर जो अक्षांशों की लंबाई है, वो वास्तविक लंबाई और अक्षांशों के मध्य दूरी वास्तविक दूरी की क्रमशः घटती जाती है। इस प्रक्षेप की रचना निम्न कल्पनाओं पर आधारित है। नंबर 1, प्रक्षेप में कागज को बेलन है वो ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता है। इस प्रक्षेप में क्या है, कागज है वो ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, इसकी तो एक और समस्या है, वो देखने भी पता चलेगी। जैसे ये कागज है, ये कागज है, ये 45 डिग्री का, ये भूमध्य रेखा है। अब जो ग्लोब बनेगा ना, ऐसे बनेगा। अब इसमें अंतर क्या आया है, अंतर ये आया है कि इसमें जो 45 डिग्री है ना, ये और 45 डिग्री है, ये ही कागज को स्पर्श करती है। परंतु यहां पर जब देखोगे ना आप, यहाँ पर तो यहाँ पर जब ग्लोब है ना, वो थोड़ा सा कागज के अंदर घुसा हुआ है। बस समस्या यहाँ पर ही शुरू हो जाती है। हालांकि इसको समस्या नहीं कह सकते, परंतु ये गोल समोंदिया का मानना था। वो कहते हैं कि 45 डिग्री नॉर्थ को, 45 डिग्री साउथ को, इन दोनों को ही आप मानक मानोगे, भूमध्य रेखा को मानक नहीं मानोगे। उसके बाद में दूसरी लाइन, जब आप इसको मानक मानोगे, जब आपने पहले भूमध्य रेखा को मानक माना, तो आपने 30 नॉर्थ और 30 साउथ को क्या किया, सही किया। अब इसमें क्या किया कि गोल्स महोदय ने यह कहा कि 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर और 45 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, फिर इस 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर और इस 45 डिग्री से थोड़ा सा नीचे। इस कारण से क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो बड़ा हो गया। इसका जो क्षेत्रफल था ना, मापनी का जो क्षेत्रफल था, या फिर यहाँ पर जो दूरियां ज्ञात करने वाला क्षेत्र था ना, वो ज्यादा शुद्ध कर लिया उन्होंने। थोड़ा सा कि यही है। इस प्रक्षेप में कागज, नंबर 1, इस प्रक्षेप में कागज का बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता, अपितु बेलन ग्लोब को 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश वृत्तों के सहारे काटता है। इस कल्पना के अनुसार बेलन ग्लोब को एक अक्षांश वृत्त, सामान्यतः भूमध्य रेखा के एक स्थान पर दो अक्षांश वृत्तों 45 नॉर्थ और 45 साउथ को स्पर्श करता है यह कागज। अतः गोल्स प्रक्षेप में भूमध्य रेखा सहित अन्य सभी अक्षांश वृत्तों 45 नॉर्थ मानक अक्षांश के वृत्त की लंबाई के समान लंबाई वाले बनाए जाते हैं। तो वो यही कहना चाहता है कि जितना भी भूमध्य रेखा है ना, तो उसकी लंबाई भी 45 डिग्री जितनी लंबी है। गोल्स प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी त्रिविम विधि से ज्ञात की जाती है। इस विधि में गोल्स के भूमध्य रेखीय व्यास के विपरीत सिरे से एक प्रकाश स्रोत की कल्पना करके अक्षांश वृत्तों को बेलन पर प्रक्षेपित किया जाता है। गोल्स प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी त्रिविम विधि से, त्रिविम विधि होती है कि इसमें जो प्रकाश का स्रोत होता है ना, वो विपरीत विपरीत का स्थान होता है।
विपरीत परिधि का स्थान होता है। ये भूमध्य रेखा है, यहां से विपरीत परिधि का स्थान है ये। जिसमें क्या है, ध्रुवों को भी दर्शाया जाता है। ये है विपरीत परिधि का स्थान, यहां से प्रकाश का स्रोत निकला है। गोल्स प्रक्षेप में नेक्स्ट है, इस प्रक्षेप में दिशा, आकृति, दूरी या क्षेत्रफल में से कोई भी लक्षण शुद्ध नहीं है। न तो ये दिगंशीय है, न समक्षेत्रफल है, न यथाकृति के, तीनों ही गुण नहीं है। किंतु सभी दिशाओं में विकृति अपेक्षाकृत सीमित रहती है, यानी कि इन्होंने जितनी अशुद्धियां थी उनको सीमित किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें कमियां की है, परंतु किसी चीज तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाई है। बाकी ये थोड़ा सा अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से दूरी है, ठीक है, गणितीय गणना है, साइन कोस थीटा। गोल्स प्रक्षेप, इसकी विशेषताएं। गोल्स प्रक्षेप की विशेषताएं, प्रत्येक प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत्त की जो स्थायी मापनी, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ, वो सीधा पूछता है कि बेलनाकार प्रक्षेप में जिसकी मानक अक्षांश होती है 45 डिग्री, फिक्स है ये, तो 45 डिग्री का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो उसका नाम है गोल्स प्रक्षेप। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तो बढ़ती है, परंतु देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो समान रहती है, ठीक है, देशांतर रेखाओं की दूरियां वो सभी में समान थी। इस प्रक्षेप में 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों वृत्तों पर मापनी शुद्ध रहती है, यानी कि 45 नॉर्थ और 45 साउथ के बीच में जो भी जितना क्षेत्र था ना, उस पर मापनी क्या थी, शुद्ध थी। इन अक्षांश वृत्तों में भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर मापनी है वो कम, जबकि ध्रुवों की ओर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यह प्रक्षेप यथाकृतिक नहीं है, ठीक है, आकृति शुद्ध नहीं है इसकी। इस पर क्षेत्रफल तथा दिशा का भी शुद्ध प्रदर्शन नहीं होता, यानी कि सम क्षेत्रफल भी नहीं है, न शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, तीनों ही नहीं है। परंतु दो मानक अक्षांश वृत्त होने के कारण इस प्रक्षेप में आकृति, क्षेत्रफल में सीमित विकृति होने के कारण यह मध्य अक्ष दशा वाला एक सामान्य उद्देशात्मक प्रक्षेप है। यानी कि तीनों ही विशेषताएं नहीं है, तो फिर भी तो मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री पर शुद्धता तो दर्शाएगा ही। तो इस कारण से वहां पर इसकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है वहां पर इसके लिए विशेष उपयोगी है। उपयोग है, गोल्स प्रक्षेप संसार में सामान्य मानचित्रों के लिए उपयोगी है। सारांश, बेलनाकार प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा सहित समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई एक समान है। उन प्रक्षेपों में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरियां भिन्न भिन्न, बेलनाकार प्रक्षेपों में भिन्न भिन्न ढंगों से निश्चित की जाती है। उनमें देशांतर रेखाओं से बनाने के लिए दिए गए अंतराल के अनुसार भूमध्य रेखा के समान भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, वो सामान्य बातें हैं। बेलनाकार प्रक्षेप, कागज को सपाट फैलाने पर अक्षांश देशांतर का रेखा जाल है। बेलनाकार क्या है? नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप क्या है कि ग्लोब के केंद्र में प्रकाश का स्रोत होने पर उसको नोमोनिक, क्वेश्चन आया हुआ है। लेक्जोड्रम क्या है? मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा लेक्जोड्रम या फिर रंब लाइन होती है। प्लेट कैरी प्रक्षेप है समदूरस्थ, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके जो संदर्भ पुस्तकें हैं वो जेपी शर्मा की बुक है, आर एल सिंह की है, पी आर चौहान की है, माथुर हेमशंकर की बुक है।